गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन चौधरी, नंबर क्लासेस बाय विपिन चौधरी। मैं आज इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा। आज इंडियन ज्योग्राफी विशेष करके ध्यान देंगे और इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको भारतीय मिट्टियां। भारत की मिट्टियां कैसे होती हैं, भारत की मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, पहली बात तो ये आती है। और भारत में किस राज्य में कौन सी मिट्टी उपयुक्त रूप से प्रयोग की जाती है। पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जितने भी हमारे भारतीय पेपर होते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल उठाए जाते हैं लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से सवाल ज्यादा उठाए जाते हैं। सबसे पहले भारत की मिट्टियां देखेंगे। भारत की मिट्टियां, भारत की मिट्टियां, भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत की मिट्टियां, पहली बात तो है भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं वो 8 प्रकार की पाई जाती हैं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है जो भी मेरा वीडियो देखें कम से कम अपने लाइफ में लेकर और अपनी किताब में या अपने नोटबुक में साथ के साथ नोट करते चले, क्योंकि हालांकि मैं पीडीएफ डाउनलोड करता रहता हूं लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग से उतर जाती हैं। तो भारत की मिट्टियों में सबसे पहले लिखेंगे भारत की मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉइल्स कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार की मिट्टी। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहली जो मिट्टी है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। जलोढ़, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। ये कैसी मिट्टी होती है जलोढ़ या दोमट? ये बहुत उपजाऊ है। ये तैर तैर कर सारे कोड़े के बाद सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसे जलोढ़ या कौन सी बोलते हैं? दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अगली जो मिट्टी है उसे हम बताते हैं काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। उसे लिखेंगे हम काली मिट्टी। काली मिट्टी। अगली जो मिट्टी है उसे लिखेंगे लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी। चौथा लिखेंगे हम लैटराइट मिट्टी। चौथा लिखेंगे हम लैटराइट, लैटराइट, लैटराइट मिट्टी। अगली जो मिट्टी है उसमें लिखेंगे हिमालय मिट्टी। नंबर 5 हिमालय मिट्टी। हिमालय मिट्टी, ये हिमालय मिट्टी होती है जो हिमालय से होती है। हिमालय मिट्टी। अगली जो मिट्टी होती है वो होती है रेतीली या बारूली मिट्टी। रेतीली या बारूली मिट्टी। रेतीली या बारूली मिट्टी। बारूली मिट्टी। बारूली मिट्टी। सातवीं जो मिट्टी है वो सातवीं मिट्टी होती है पीट या दलदली मिट्टी। सातवीं कौन सी होती है? पीट या दलदली, दलदली मिट्टी। पीट मिट्टी भी बोल देते हैं इसे, दलदली मिट्टी की। आठवीं जो होती है, आठवीं मिट्टी होती है रेह। रेह जो होता है रेह या ऊसर। रेह कहते हैं रेही, रेह या ऊसर। ऊसर जमीन कहते हैं बंजर जमीन को कह देते हैं बेटा, जहां पाई जाती है उसे हम ऊसर कहते हैं। 8 प्रकार की मिट्टी होती है। टाइप्स ऑफ, इसे कहते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश में सॉइल्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं भारतीय मिट्टियां। ठीक है ना? अब इसमें पहले जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी है लैटराइट मिट्टी, पांचवी है हिमालय, छठी है रेतीली या बारूली मिट्टी, सातवीं है पीट या दलदली मिट्टी, ये है रेह या ऊसर। इसे ऊसर को हम बंजर भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं? बंजर। ये बंजर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले टाइप्स की पता होना चाहिए, जलोढ़ या मिट्टी का होना चाहिए। अब एक बात और है, जैसे भी मृदा कार्ड बने थे वर्ष 2017 में मोदी जी ने मृदा कार्ड बनाए थे कि मिट्टी की प्रयोगशाला में जाकर जांच हो। भारत सरकार बहुत सजग है क्योंकि भारत में हमारी भारत सरकार ने कमेंट्स किया था कि वर्ष 2022 तक हमारे भारत के किसानों की आय दोगुनी हो जानी चाहिए। तो हमारे यहाँ की प्रत्येक प्रांत की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की गई थी और उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले से की गई थी। वहां मृदा कार्ड मिले थे। तो मृदा कार्ड में क्या है, लेबोरेटरी में मिट्टी की जांच हुई थी। क्योंकि लेबोरेटरी मिट्टी की जांच इसलिए हुई थी क्योंकि मिट्टी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, जैसे कि हमारी बॉडी को। जब तक उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तब तक वो प्रॉपर पैदावार नहीं दे सकती। ठीक है ना? तो मिट्टी के लिए ये कह सकते हैं मिट्टी के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मिट्टी के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने की? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है एक बार एमपीपीसीएस ने पूछा सवाल है कि कितने तत्वों की आवश्यकता है? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
अगली बात ये हो है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 4:2 और 2 रेशियो के अनुपात में होता है। आपने देखा होगा जिन लोगों के यहाँ खेती बाड़ी होती है, जैसे कि मेरे भी खेती होती है, या फिर किसी भी जो भाई खेती बाड़ी से जुड़े नहीं है, यूरिया का एक कट्टा होता है जिसको उर्वरक कहते हैं, फर्टिलाइजर्स, मतलब जो पौधे को ग्रोथ पैदा करता है, उसमें लिखा रहता है एनपीके। क्या लिखा रहता है? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसे कि अब मैं इसे मिटाकर आगे बताना चाहूंगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन 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 फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन इसमें 78% रहती है सर्वाधिक, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक मात्रा, मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो N/P/K है, इनका एक अनुपात होता है। क्या क्या अनुपात होता है याद करेंगे, कभी कभार लोअर पीसीएस पूछ लेता है उत्तर प्रदेश। 4:2 अनुपात 2:1। 4:2, 2 नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2 और 2 पोटास का 1% होना जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसमें से किसी भी एक न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हमारी पैदावार गिर जाती है। वैसे भी हमारे वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में देखा जाए, यूपी के कुछ क्षेत्रों में देखा जाए, या भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में देखा जाए, तो हमारे यहाँ पोटास की मात्रा बहुत कम है ना। पोटास की मात्रा के कारण हमारी पैदावार कम हो जाती है, पैदावार कम होती है, पैदावार मतलब कम होती है। जैसे कि हमें दूध नहीं मिलता पीने के लिए, तो हमारी बॉडी गिर जाती है, मतलब पूरा भोजन नहीं मिल पाता। क्लियर? अब बात आती है, परंतु इसमें जो इसे प्रदान की जाती है 5 और 7 और 2, लेकिन जब इसे हम अलग से न्यूट्रिशन देते हैं, अलग से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को जो देते हैं हम अलग से देते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन और पोटेशियम है और पोटास है, इन सब चीजों को इतनी और बहुत मात्रा की हमारा पौधा तेजी से ग्रोथ कर जाए, इसीलिए हम यूरिया लगाते हैं। यूरिया में बहुत अधिक मारने पर जल जाता है, जैसे कि बच्चे को ज्यादा दूध देने से या कहना करने से लूज मोशन हो जाते हैं। इसी तरह से मिट्टी में या किसी पौधे को ज्यादा बहुत तेजी से बहुत ज्यादा यूरिया डालने पर वो जल जाता है, उसे आवश्यकता से अधिक खुराक मिल जाती है। तो हम जो यूरिया का दाना है, उस यूरिया के दानों को ऐसे करके बखेरते हैं ताकि प्रत्येक पौधे की जड़ पर पहुंच सके। वो दो चीजों की बहुत पैदावार करता है, उसके साथ साथ घास जो जमीन में होती है, वो घास भी बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उस जमीन को उर्वरक मतलब फर्टिलाइज बना देते हैं। बेटा, फर्टिलाइज बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि विशेष करके हम उस मात्रा को इतना बढ़ा देते हैं, जैसे कि आप बात करेंगे विशेष करके 5:7, इसे हम 5:7 अनुपात 2.7:1, 2.7, मतलब कि नाइट्रोजन को 5, पोटास को 7 और पोटास को 2.7, मतलब 5:7 और 2.7। ये सवाल पूछा गया है लोअर पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, कि हम नाइट्रोजन, पोटास और इसकी कैल्शियम की मात्रा को कितना बढ़ा देते हैं। ठीक है ना? तो एनपीके को विशेष करके हम ध्यान रखेंगे, इसकी मात्रा को इसी तरह से फर्टिलाइज करने के लिए, पौधे को ग्रोथ देने के लिए हम इस न्यूट्रिशन को विशेष करके लगाते हैं। अच्छा, अब देखिए दोमट मिट्टी। अब शुरुआत करते हैं। मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की। पहली मिट्टी कौन सी बनाई थी? दोमट मिट्टी। कौन सी बनाई थी? दोमट मिट्टी। पहली को लिखो, दोमट या जलोढ़ की बात होती है। पहली मिट्टी लिखिएगा जलोढ़ या दोमट मिट्टी। पहली लिखिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी। इसके बारे में जानते हैं आप। जलोढ़, एक सवाल जरूर आता है, या दोमट मिट्टी किस पर दोमट सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है? पहली बात, क्योंकि ये गंगा के क्षेत्र से सब सर्वाधिक उपजाऊ है। सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार सवाल पूछा है, जैसे सर्वाधिक उपजाऊ, तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइज उपजाऊ कौन सी है बेटा? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ या लेटराइट मिट्टी। इस तरह से इसे हम करेंगे। एक बात और है, यह भारत में 43% से अधिक क्षेत्रफल पर यह मिट्टी पाई जाती है। भारत में 43% से अधिक क्षेत्रफल मतलब कि एरिया पर पाई जाती है ना? कितने एरिया पर पाई जाती है? 43%, मोर देन 43। सर्वाधिक उपजाऊ है
43% है। चिकनी मिट्टी का योग है बेटा, कौन सा? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के योग से बनती है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, चिकनी मिट्टी के योग से बनी होती है, चिकनी मिट्टी के योग से बनती है। पहली बात। अगली बात यह है युग इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, ये बताना चाहूंगा कि जो इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है दोमट मिट्टी का। इसका सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक उद्यान है, इसका सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना, गेहूं, ईख बहुत बम्पर पैदावार होती है। वेस्टर्न यूपी के अंदर वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है, जलोढ़ है, हिमालय से आने वाली नदियों ने उसे मिट्टी को हर प्रकार की वनस्पति, हर प्रकार का फल, हर प्रकार की सब्जी और हर प्रकार का अनाज पैदा हो जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न क्षेत्र में तो बम्पर पैदावार होती है, इसीलिए इस नाम को उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक क्षेत्र फल है, ठीक है ना। क्यों? चिकनी मिट्टी की जब 43% में से और अन्य क्षेत्र आते हैं तो अन्य क्षेत्रों में जैसे पंजाब, जैसे पंजाब में, कुछ भाग हरियाणा में भी है, ये भी उपजाऊ क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ भी अच्छी पैदावार होती है। पंजाब में बहुत जबरदस्त चावल की पैदावार होती है। पंजाब की खेती बहुत अच्छा है। पंजाब में देखा होगा कि पंजाब में केसीसी कार्ड पर 70 से 80 हजार रुपए बिके तक, क्योंकि वहां की जमीन की कीमत बहुत अच्छी है, तो 60 से 70 हजार रुपए बिके तक का केसीसी कार्ड बना देते हैं। क्यों? कि उनकी जो पैदावार है वो बम्पर पैदावार है। दूसरी बात, वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी में इसलिए आगे हैं कि जो चीज मतलब कि कृषि यंत्र बनाने में सरदार लोग बहुत आगे होते हैं। पंजाबी लोग वो खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो पैदावार के भी शौकीन होते हैं। उनकी सबसे बड़ी बात होती है कि अपने एक बहुत बड़े खेत पर जाकर अपने कोने में एक घर बना लेते हैं, और घर बनाने के बाद वहीं से फिर अपना ट्यूबवेल लगाकर वहीं अपना खेती करना शुरू कर देते हैं, ताकि उन्हें रास्ते की कोई समस्या ना आए। पंजाब में लूटपाट कम है, अपने खेत पर बनाकर वो बम्पर पैदावार लेते हैं। चावल की 2-2, 3-3 बार खेती लेते हैं। वहां जाते हैं तो चावल की बहुत अत्यधिक पैदावार होती है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर किन्नू संतरा बहुत ज्यादा पैदा होता है। लोग संतरे के बाग लगा देते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वहां जो है भी कौन सा दोमट मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। मैंने बताया था जिस दिन आपको ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू किया था कि पेंजिया के भाग से फटने के बाद में जो धरती का निर्माण हुआ और हिमालय से बहने वाली नदियां, 3 तंत्र थे, सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। इन तंत्रों की सहायता से जो भी मिट्टी बहकर मतलब कि शुद्ध मिट्टी बहकर जहां जहां अपना क्षेत्र विस्तारित करती चलेगी, वहीं उसी के हिसाब से पैदावार बढ़ती चलेगी। जहां जहां उन मिनरल्स की कमी होती चली गई, वहां वहां हमारी जमीन ऊसर या ऋण भूमि बन गई, ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरी बात, अन्य मिट्टियों के बारे में हम और भी बताना चाहेंगे। जैसे कि दोमट मिट्टी के बारे में हो गया, हरियाणा, बिहार, बंगाल है। एक तो इसमें हरियाणा है और एक बिहार भी आ जाता है बेटा, और बिहार के बाद बंगाल। बेटा मैंने बंगाल को आपको हमेशा पढ़ा होगा, जबकि मैंने आपको बैराज पढ़ाया होगा, हड़प्पा बैराज पढ़ा होगा, हरिबक का बैराज जो बनता है मतलब कि बांध है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व की 2 बड़ी नदियां है कि ना मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ होता है? बंगाल के अंदर। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। जब हमारा देश में अंग्रेजों ने एंट्री मारी थी तो उनकी शुरुआत वेस्ट बंगाल से हुई थी। सर्वप्रथम आधुनिक भारत में जब आप पढ़ेंगे, जमींदारी व्यवस्था, रैयतड़ा व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमारी कहां से चली थी? बंगाल के अंदर से चली थी। बंगाल की जिम्मेदारी, क्योंकि बंगाल की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी। इतिहास कहता है पहले जमींदारी व्यवस्था थी। एक जमींदार के पास 300 से 400 गांव रहा करते थे। अंग्रेज जमींदार को ठेका देते थे कि आप हमें इतने पैसे दो, अगर जो आप हमें पैसे नहीं दोगे तो जैसे कि 1757 में बरदान सिंह राजा के साथ ऐसा हुआ था, वरना हम तुम्हारी भूमि को जब्त कर लेंगे। तो आप बताइए, बंगाल के अंदर मुर्शिद कुली खान वहां का सूबेदार था। जब अंतिम मुगल सम्राट कौन थे जिसे जनाबीर के नाम से जाना जाता, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बनाया, और मुर्शिद कुली खान ने हमेशा ज्यादा जमीन से ज्यादा उपजाऊ चीज लेकर हमेशा किसे दिया? औरंगजेब के लिए। और औरंगजेब खुश रहता था क्योंकि बंगाल का सूबेदार हमारे लिए बम्पर पैदावार मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा लगान देता है। क्यों देता था? वो किसानों के लिए एक अलग क्या देता था? केसीसी की तरह लोन देता था, और किसान उसमें उपयुक्त भूमि में उपयुक्त पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा पैदावार करते थे, और लगान देने में उन्हें कोई समस्या नहीं रहती थी।
जमींदार को लगान देते थे और वहां हमारे यहाँ का बंगाल का सूबेदार हमारे दिल्ली के सम्राट को, जो पूरे भारतवर्ष का सम्राट था, मतलब कि औरंगजेब को इतना खुश रखता था कि पूरा राजस्व, जो राजस्व था मतलब कि टैक्स संग्रह करके सर्वाधिक बंगाल से जाता था, जिससे हमारे देश का और हमारे देश के राजा का संचालन होता था। क्योंकि हमारी जीविका किससे चलती है? पैसे से। और पैसा कहां से आता है? टैक्स से। ठीक है ना, सरकार का आज वही नियम है, पहले से ही टैक्स से पैसा आता है और ऐसे ही जाता है। टैक्स से वसूलती है, जैसे कि जीएसटी है, इनकम टैक्स है, बहुत सारे टैक्स है, निगम कर है, शुल्क टैक्स है, यहाँ से पैसा वसूलती है। पैसा वसूलने के बाद उसी से हमारी सरकार चलती है और पार्टी फंड में पैसा, मतलब भारत की संचित निधि में पैसा जाता है और उसी संचित निधि से हमारी आकस्मिक घटना होने पर या वक्त जरूरत में, जैसे कि एपिडेमिक चल रहा है कोरोना महामारी में, वहां से पैसे की आवश्यकता पड़ती है, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर हमारे यहाँ पैसा उसे यूज कर लेते हैं। खैर पीछे आते हैं तो बंगाल में सर्वप्रथम एक बात आई थी, तो बंगाल की भूमि बहुत उपजाऊ थी। बंगाल में ही सर्वप्रथम जितनी भी जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि हमारे पास और तो कुछ था नहीं, हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय तक हमारे यहाँ केवल 14% लोग ही साक्षर थे, बाकी 86% लोग अनपढ़ थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले जब बंगाल में अपना किला बनाया, बंगाल में सबसे पहले अपनी जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। सारी शुरुआत उन्होंने बंगाल से, क्योंकि बंगाल की भूमि बहुत उपजाऊ थी। बंगाल की भूमि इसलिए उपजाऊ थी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र वाली नदियां हर चीज को, हर न्यूट्रिशन को बहा कर ले जाती हैं, तो वहां जो पैदावार होती है वो एक बम्पर पैदावार होती है। इसीलिए बंगाल को सबसे ज्यादा लूटा था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इसी तरह से जैसे नक्शे में आप देखेंगे ये है, बंगाल में हो गया। अच्छा, बात अब आती है आगे की, ब्रह्मपुत्र की घाटी और पूर्वी तट। ब्रह्मपुत्र की घाटी, ये है ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी और पूर्वी तट। ब्रह्मपुत्र की घाटी और पूर्वी तट, यहां से जब हम आगे की बात करते हैं, विशेष करके जो चलते हैं, अब आती है बात ब्रह्मपुत्र की घाटी और रोहतक की। विशेष करके देखेंगे पूर्वी राजस्थान और गुजरात। ये पूर्वी राजस्थान भी इसी में आता है बेटा, पूर्वी राजस्थान है ना, ये भी इसका क्षेत्र है। और राजस्थान की बात करके क्या आता है बेटा? गुजरात। तो गुजरात में भी ये सारी चीजें आती है, पूर्वी राजस्थान और गुजरात। यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक स्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ब्रह्मपुत्र की घाटी और पूर्वी राजस्थान और गुजरात। ये जो क्षेत्र है ये भारत में दोमट जलोढ़ या दोमट मिट्टी के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपसे कुछ सवाल पूछे, आप दोमट मिट्टी से बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो मिट्टी आती है उस मिट्टी के बारे में हम आपको बताएंगे किस तरह से चलती है, उसे विशेष करके आप यूज करेंगे और उसे इसी तरह से बनाएंगे। खादर का रूप में निर्माण है और भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, पोटास की अधिकता रहती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में बात करेंगे। काली मिट्टी, काली मिट्टी पहली बात तो किस चीज के लिए प्राइज है? कपास के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? कपास के लिए। किसके लिए है? कपास के लिए। यह ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होती है, इसे रेवा या एंटीसिड भी कहते हैं। ये आयरन, एल्यूमिनियम, चूने की अधिकता होती है। किसकी? आयरन की और एल्यूमिनियम की। काला हो जाना क्या है कि जब हमारी जमीन में ज्वालामुखी, जब प्लेटें तक धंसती हैं तो में लावा पैदा होता है, मैंने जो आपको वॉल्केनिक ज्वालामुखी, और वो ज्वालामुखी के बाद फटकर जमीन बाहर निकलती है और वो हमारे जीवन उपयोगी बहुमूल्य वस्तुओं का निर्धारण करती हैं। जैसे बाहर निकलकर वो लावा निकलता है अंदर से, तो वहां से बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे, जवाहरात, अभ्रक, कोयला, ठीक है ना, एंटीमनी, ये सारे पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए उसी से निकलते हैं। तो इसके आसपास के क्षेत्र जो उससे काली पड़ती है मिट्टी, जो उस लावा से काली पड़ती है, इसमें एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, उसे हम काली मिट्टी कहते हैं। पहली बात तो सवाल ये पूछेगा, एसएससी 2017 ने एक सवाल पूछा एलडीसी ने कि काली मिट्टी किससे निर्मित होती है, तो पहला आंसर है ज्वालामुखी से निर्मित होती है मिट्टी। किससे? ज्वालामुखी से निर्मित होती है। दूसरी बात, ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित। अगली बात, एक बात और पूछेगा आपसे कि ये मिट्टी किसमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो एल, ठीक है ना, और आयरन, कितना? आयरन, आयरन कहते हैं लोहा, मतलब Fe की मात्रा सर्वाधिक होती है, की मात्रा सर्वाधिक होती है। की मात्रा सर्वाधिक होती है। पहली बात, इन चीजों को नोट डाउन करते जाइए। जो भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखता है उसे ये जरूर बताता हूं कि सबसे पहले इसमें दीजिए।
पोटास की अधिकता होती है, ह्यूमस की कमी और नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस, ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन एक चीज की मात्रा बहुत अधिक होती है, किसकी? नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, जैसे एनपीके कहते हैं के, मतलब कि पोटास की अधिकता अधिक होती है, पोटास अधिक ज्यादा, पोटास की अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है इसमें। गंधक पोटास, गंधक जो होती काली तो होती है पोटास जिससे पटाखे छोड़ते हैं, वो क्या ज्वालामुखी के लावे से ही तो प्राप्त करते हैं, वहां से लावा बराबर आकर इसे पोटास के रूप में यूज करते हैं। अगला है जिसे कहते हैं ह्यूमस की नेक में, ये महाराष्ट्र में मिट्टी सर्वाधिक विस्तार है। सवाल यूपी पुलिस एसआई 2011 के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है कि सर्वाधिक काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक काली मिट्टी लिखेंगे, सर्वाधिक काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पाई जाती है बेटा? महाराष्ट्र के अंदर। इस चीज को नोट डाउन जरूर करें, सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। ठीक है बेटे, है और अन्य क्षेत्र भी हैं इसके, मालवा का पठार जब महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक आता है, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, काठियावाड़, है ना, तो इन दोनों के बीच पड़ता है महाराष्ट्र के बीच में तब मालवा का पठार। क्या पड़ता है? मालवा का पठार पाया जाता है, मालवा के पठार में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, कर्नाटक, तमिल में पाई जाती है, तमिलनाडु में, मतलब कि दक्कन क्षेत्र में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, और उसके बाद में तेलंगाना में, तेलंगाना का मतलब है काठियावाड़ में, तेलंगाना के बाद किस बेटा? काठियावाड़ में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है बेटा, सर्वाधिक मात्रा में। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे कहां से हैं? दक्कन क्षेत्र में, भारत के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है, भारत के दक्कन क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, भारत का दक्कन क्षेत्र। ठीक है, अब इसकी विशेषता होती है, इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता, क्योंकि नमी धारण कर लेती है, नमी धारण करती है, नमी धारण करती है, नमी के कारण कम सिंचाई की आवश्यकता, निमाई के कारण कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसके कारण? नमी के कारण कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, सूखने के कारण इसमें क्या पड़ जाती है? दरार बढ़ जाती है, दरार बढ़ जाती है, इसीलिए इसे जुताई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सवाल पूछा जाता है कि जुताई मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसी कारण से जुताई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जुताई मिट्टी, इसे जुताई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है काली मिट्टी को जुताई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटे, जुताई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पैदावार क्या होती है बेटा? इसकी पैदावार बताऊं, मूंगफली, कपास अत्यधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा कपास। यदि आपसे सवाल एक पूछे कि कपास सर्वाधिक कहां होती है, तो इसमें तो कपास है ना, मूंगफली, मूंगफली, ठीक है ना, मूंगफली है, कपास है, मूंगफली, कपास, प्याज, आम, पान, संतरा, प्याज होती है यहाँ, प्याज, आम, संतरा, कपास, मूंगफली, प्याज, आम, संतरा यहाँ सबसे ज्यादा काली मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? काली मिट्टी में पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक ऊंचा, कपास, मूंगफली, प्याज, आम, संतरा, बहुत सारी चीज इसमें पाई जाती है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में लाल या पीली मिट्टी, इसे लिखिए लाल या पीली मिट्टी, पीली मिट्टी के रूप में पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी जल वर्षा औसत तापमान में क्षेत्रों में पाई जाती है, उच्च वर्षा औसत तापमान में पाई जाती है। यह मिट्टी किसमें पाई जाती है? यह मिट्टी उच्च तापमान, उच्च तापमान बेटा, उच्च मतलब कि हाई टेम्परेचर, और औसत वर्षा क्षेत्र में, किसमें? औसत, औसत वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है। पहली बात।
आगे चट्टान बचती रहती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है जब मैंने कहा था लोहा, जिसमें आयरन ज्यादा होगा, आयरन देखा होगा लोहा लाल होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड की आवश्यकता FeO आयरन ऑक्साइड की आवश्यकता, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, NP, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्या होती है बेटा? ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। सर्वाधिक कहां पाई जाती है बेटा? इसका भी अंतर जरूर देख लें। सर्वाधिक का एक अलग है, ये किसमें पाई जाती है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। किसमें? तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके अन्य क्षेत्र भी हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे तमिलनाडु के आसपास के जितने भी दक्षिण के क्षेत्र हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिण कर्नाटक ना, उड़ीसा, और एक आपने देखा होगा झारखंड, उड़ीसा, झारखंड साथ साथ आते हैं, मिले हुए हैं क्योंकि और झारखंड है ना, और छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड आदि में ये मात्रा पाई, सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल या पीली मिट्टी के नाम से जाती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। फिर दोबारा से काली मिट्टी का मैंने बता चुका था पहले। लाल या पीली मिट्टी, औसत वर्षा, सर्वाधिक तापमान, याद रखेंगे इन चीजों को। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी तमिलनाडु में पाई जाती है। कपास महाराष्ट्र में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में। वो काली मिट्टी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अब ये कहां पाई जाती है? सर्वाधिक तमिलनाडु, बिल्कुल दक्षिण में जाके, और इसके आसपास के दक्षिण कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं सर्वाधिक वर्षा नहीं होती, और ये मतलब औसत तापमान, औसत वर्षा में ये अपने आप कमांड होती हुई चली जाती है, और इसी कारण इसे जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी हो गई, लाल या पीली मिट्टी यहां तक आकर रुक जाती है। अगली जो मिट्टी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिलहाल में आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।